अच्छा देखिए जी, अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तमाम के तमाम केसेस हमने डिस्कस कर लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी। अब यहाँ इस आखिरी लेक्चर में इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स को आपस में कंपेयर करके दिखाऊंगा डिफरेंट केसेस को, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के भी डिफरेंट केसेस को आपस में कंपेयर करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए याद रखना आसान हो। लेकिन उससे पहले देखिए, स्लोप की एक और डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि जिसको जो डेफिनेशन स्लोप की सूटेबल लगती है, जिस डेफिनेशन से स्लोप को समझना आसान है, वो उसी डेफिनेशन को यूज कर ले। क्योंकि बिल्कुल क्लियर हो चुका है अभी तक कि स्लोप के बगैर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स को समझना इम्पॉसिबल है। तो देखें, स्लोप की एक डेफिनेशन तो ये थी, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इस डेफिनेशन को थ्रू आउट हमने इन पिछले 4-5 लेक्चर्स में बार बार रिपीट किया, बार बार यूज किया। अब स्लोप की एक दूसरी डेफिनेशन है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी स्लोप जो है वो टेन ऑफ थीटा के इक्वल होगी। जबकि थीटा कौन सा एंगल है? थीटा वो एंगल है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यही वजह है कि मैंने लिख दिया है कि थीटा इज द एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया? तो ये थीटा एंगल जो है, ये अच्छी तरह आप लोगों ने इसको याद रखना है कि थीटा कौन सा वाला एंगल है, इसको मिक्सअप नहीं कर देना। ये ना हो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हो तो फिर तमाम कैलकुलेशंस गलत ही आएंगी। थीटा हमेशा वो एंगल होता है जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है? सो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। तो स्लोप को टेन थीटा के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए पहले टेन थीटा का बिहेवियर अच्छी तरह हम समझ लेते हैं। इसका बिहेवियर समझ आ जाए तो उसके बाद टेन थीटा के रिस्पेक्ट से स्लोप फाइंड करना काफी आसान हो जाता है। वैसे भी बहुत से आगे ग्राफ्स आएंगे ऐसे कि जहां पे टेन थीटा के कॉन्टेक्स्ट में टेन थीटा के रिस्पेक्ट से स्लोप को समझना ज्यादा आसान होगा रिलेटिव टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसलिए स्लोप की ये सेकंड डेफिनेशन समझना भी आपके लिए जरूरी है। देखें जरा, टेन थीटा का बिहेवियर देख लें। आपको पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो हमेशा 0 से 90 के दरमियान होता है। ये 10th क्लास की मैथ में आप सीख चुके हैं सब कुछ। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 के दरमियान, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 डिग्री के दरमियान, थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 डिग्री से 270 के दरमियान, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360 डिग्री के दरमियान। साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। खैर यहां जो हम यूज करेंगे स्लोप tan थीटा के रिस्पेक्ट से, उसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को ही कंसिडर किया जाएगा। इसलिए सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को अच्छी तरह आप याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 के दरमियान tan की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 डिग्री से 180 के दरमियान tan की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारा ग्राफ 0 से 90 के दरमियान एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे उस ग्राफ की स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर हमारा ग्राफ 90 से 180 के दरमियान का एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस ग्राफ की स्लोप हमेशा नेगेटिव हुआ करेगी, क्योंकि tan थीटा जो है वो स्लोप देती है हमें, और tan थीटा की वैल्यू 90 से 180 के दरमियान नेगेटिव होती है। इसलिए 90 से 180 के दरमियान जो भी एंगल बना रहा होगा हमारा ग्राफ हमें नेगेटिव स्लोप ही देगा। ठीक होगी ये बात? अच्छा, एक और बात ये भी समझ लें, ये आपके सामने जो मैंने लिख रखा है, जरा गौर से देखिएगा इस बिहेवियर को कि tan जो है वो 0 से 90 के दरमियान किस किस्म का बिहेवियर शो कर रहा है। ये बात तो अंडरस्टूड है, क्लियर हो चुकी कि 0 से 90 के दरमियान tan की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, जिसकी वजह से स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी। देख लें, सारी वैल्यूज आपके सामने जो लिखी है 0 से 90 के दरमियान सारी पॉजिटिव वैल्यूज लिखी हुई हैं। इस यही वजह है कि 0 से 90 के दरमियान हमेशा जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन बिहेवियर देखिएगा कि जैसे जैसे हम 0 से 90 की तरफ बढ़ रहे हैं तो tan की वैल्यू इंक्रीज करती चली जा रही है। देखें, पहले स्टार्ट में 0 थी, फिर 0.577, फिर 1, फिर 1.73, 2.74, 57.28, इसी तरह 89 डिग्री पे ये जो है ये 567 समथिंग इस तरह से कुछ वैल्यू देती है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी काफी बड़ी वैल्यू मिलती है। ठीक हो गया? सॉरी, 89 पे ये मैंने लिखी हुई है, गलत बोल दिया। 89 पे 57.28 मिलती है।
जैसे जैसे अब 89 से 90 के दरमियान हम मजीद आगे बढ़ते चले जाएंगे तो tan की वैल्यू मजीद बड़े होते होते इन्फिनिटी की तरफ चलती चली जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन 90 डिग्री पे जाके ये अनडिफाइंड हो जाएगी, यानी कोई वैल्यू नहीं देगी। तो खैर यहां से हमने देख लिया कि जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ हम जा रहे हैं tan की वैल्यू इंक्रीज करती चली जा रही है। यही वजह है कि हमारे तमाम वो ग्राफ्स जिनका एंगल 0 से 90 के दरमियान छोटा एंगल होगा उनकी स्लोप भी कम होगी, और 0 से 90 के दरमियान जिनके एंगल्स बड़े होंगे जिन ग्राफ्स के, उनकी स्लोप भी ज्यादा बड़ी आएगी। ठीक होगी ये बात। मजीद आगे देखें, इस बिहेवियर को भी समझ लें कि जैसे ही 90 से अबव जाएंगे, देखें 91 पे आए तो फौरन से tan की वैल्यू नेगेटिव में आ गई। अब पूरा देखें 91 से लेके 180 के दरमियान सारी वैल्यूज नेगेटिव में आ रही हैं। ठीक हो गया। 91 डिग्री से 180 के दरमियान tan की सारी वैल्यूज नेगेटिव में आ रही हैं। यही तो हमने कहा था कि सेकंड क्वाड्रेंट जो है 90 से 180 वहां पे tan नेगेटिव होता है। यही वजह है कि जब भी हमारा ग्राफ 90 से 180 के दरमियान कोई भी एंगल बना रहा होगा तो हमारा वो ग्राफ जो है हमेशा नेगेटिव स्लोप देगा। ठीक होगी बात। अब ये आपके सामने मैंने दो ग्राफ्स ड्रॉ कर रखे हैं। अब इनका बिहेवियर tan थीटा के कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा, क्योंकि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट से तो हम काफी डिटेल से स्लोप को ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब हम स्लोप को tan थीटा के रिस्पेक्ट से देखेंगे इन तमाम ग्राफ्स में। इन तमाम ग्राफ्स में कंपैरिजन भी मैं आपको सिखाऊंगा और साथ ही साथ tan थीटा के रिस्पेक्ट से स्लोप फाइंड करना भी सिखाऊंगा, स्लोप का बिहेवियर फाइंड करना भी सिखाऊंगा tan थीटा के रिस्पेक्ट से। देखिए जरा, अब यहां पे जरा देखिए, ये एक राइजिंग ग्राफ है और जो मैं आपको बता चुका हूं कि राइजिंग ग्राफ की स्लोप हमेशा पॉजिटिव होती है, फॉलिंग ग्राफ की स्लोप हमेशा नेगेटिव होती है। अब इसको tan थीटा के रिस्पेक्ट से भी देख लेते हैं। पहले तो देखिए राइजिंग ग्राफ है, इसकी स्लोप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से आपके सामने मैंने फाइंड करके रखी है और ये स्लोप आ रही है पॉजिटिव। ठीक हो गया, ये स्लोप पॉजिटिव है। अब अगर tan थीटा के रिस्पेक्ट से इसी की स्लोप में देखूं तो देखें जरा, tan थीटा में एंगल हमें चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं एंगल बनाता हूं, ये है थीटा। अब गौर से देखें और मुझे बताएं कि ये एंगल क्या 90 डिग्री से ग्रेटर है या 90 डिग्री से लेस है। बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये एंगल 90 डिग्री से लेस है। तो जब 90 से लेस है तो हम देख चुके हैं यहाँ पे कि 0 से 90 के दरमियान tan पॉजिटिव वैल्यू देता है। यही वजह है कि यहाँ पे स्लोप भी पॉजिटिव आ रही है, बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा जो है वो 0 से 90 के दरमियान पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए स्लोप भी पॉजिटिव आ रही है। ठीक, दूसरी एक और बात भी देख लें कि जरा गौर से देखें, ये पूरे का पूरा ग्राफ जो है, ये जो एंगल बना रहा है इसका एंगल फिक्स्ड है। चाहे आप एंगल यहां पे मेजर करें, चाहे एंगल इस जगह पे मेजर करें, तब भी वही आएगा। चाहे एंगल आप इस जगह पे मेजर करें, एंगल तब भी वही आएगा। तो एंगल फिक्स्ड है थ्रू आउट। तो जब थ्रू आउट एंगल फिक्स्ड है, एंगल थ्रू आउट कांस्टेंट है पूरे ग्राफ में, तो इसका मतलब है tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो भी तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना। तो जब tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट आएगी तो इसका मतलब है स्लोप कांस्टेंट रहेगी। इसी वजह से स्लोप यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू के साथ है 2, कांस्टेंट वैल्यू। यही वजह है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स जो होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट स्लोप देते हैं, चाहे कैसा भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, चाहे हॉरिजॉन्टल है, चाहे वर्टिकल है, चाहे इस तरह का इंक्लाइंड राइजिंग ग्राफ है, चाहे इस तरह का इंक्लाइंड फॉलिंग ग्राफ है। जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगी, क्योंकि 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 एंगल हमेशा कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन के केस में। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इस नेगेटिव स्लोप वाले को भी समझ लें। देखिएगा जरा, अब इसमें भी जो एंगल बन रहा है इस ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो एंगल ये वाला बन रहा है। देखें, ये एंगल बन रहा है। अब आप खुद से इसको देख के इमेजिन करें कि क्या ये एंगल 90 से ग्रेटर है या 90 से लेस है। तो बिल्कुल क्लियर है, आप इसको मेजर भी कर सकते हैं कि ये एंगल 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, यानी 90 और 180 के दरमियान है। और अभी हमने देख लिया कि 90 और 180 के दरमियान तो tan हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो जब 90 और 180 के दरमियान tan नेगेटिव वैल्यू देता है तो स्लोप tan थीटा के इक्वल है, तो स्लोप भी तो नेगेटिव आएगी ना इस केस में। यही वजह है कि स्लोप देखें -2 आ रही है। ठीक है, हालांकि ये स्लोप मैंने कैलकुलेट की डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के मेथड से, तो वहां से भी -2 है। और अगर tan थीटा के रिस्पेक्ट से करते हैं तो देख लें ये थीटा जो है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बन रहा है 90 से 180 के दरमियान है, इसी वजह से tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सो स्लोप इज नेगेटिव। ठीक हो गया। और दूसरी फिर एक और बात, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है
तो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से एंगल फिक्स्ड है, तो जब एंगल फिक्स्ड है तो इसका मतलब है कि स्लोप जो है वो भी फिक्स्ड होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर? सो वंस अगेन हमने देख लिया कि राइजिंग ग्राफ की स्लोप जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और फॉलिंग ग्राफ की स्लोप हमेशा नेगेटिव होती है। चाहे राइजिंग ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तब भी स्लोप पॉजिटिव होगी, चाहे राइजिंग ग्राफ कर्व की फॉर्म में तब भी स्लोप पॉजिटिव होगी। इसी तरह फॉलिंग ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तब भी स्लोप नेगेटिव होगी, फॉलिंग ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, फॉलिंग ग्राफ अगर कर्व की फॉर्म में है तो भी स्लोप नेगेटिव होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक और चीज भी समझ लें यहीं पे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप को हम कैसे देखेंगे। अब इस चीज को मैं यहां से मिटाता हूं और मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप आपको समझा देता हूं। ठीक है? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे हो गई, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहरहाल मैं अब इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ और अब यहाँ पे मैं आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप समझाने वाला हूँ टेन थीटा के रिस्पेक्ट से। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के मेथड से तो आप लोग सीख ही चुके हैं ना, तो अब टेन थीटा के रिस्पेक्ट से देखें जरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप। देखिएगा जरा, देखें ये ग्राफ आपके सामने में ड्रॉ करता हूं। अब ये देखें, ये ग्राफ इस तरह से कर्व की फॉर्म में है। ठीक है? अब हमने देखना है कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो हम कैसे चेक करेंगे? दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लें, एक यहां पे ले लें इनिशियल पॉइंट और एक इस जगह पे ले लें फाइनल पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके, इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके स्लोप फाइंड कर लें। तो देखिए पहले मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये मैंने टेंजेंट लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी। ठीक हो गया? और इसके बाद मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, ये ऐसे। इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूं, स्टार्ट वाले पॉइंट को, और उस पॉइंट को तो बी का नाम दे ही दिया है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब ये पॉइंट ए जो एंगल बना रहा है, अब इस एंगल को देखें, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं थीटा 1 का, और फिर ये पॉइंट बी पे जो टेंजेंट लाइन है, ये जो एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं थीटा 2 का। अब खुद आप देखें और खुद देख के मुझे बताएं कि कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, क्या टेन थीटा 1 की वैल्यू बड़ी आएगी या टेन थीटा 2 की वैल्यू बड़ी आएगी? ये देख के इमेजिन करें तो बिल्कुल क्लियर है कि थीटा 2 एंगल ग्रेटर एंगल है। एक बात, थीटा 1 एंगल थीटा 2 एंगल से छोटा है, ये एक बात। दूसरी साथ ही साथ ये भी देखें कि दोनों एंगल्स जो हैं ये 90 से लेस एंगल हैं, दोनों एंगल्स 90 से लेस एंगल हैं, यानी दोनों ही एंगल 0 से 90 के दरमियान है। तो जब दोनों एंगल 0 से 90 के दरमियान है तो tan की वैल्यू इन दोनों केसेस में, इस थीटा 1 पे भी और थीटा 2 पे भी tan की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक हो गया? एक बात होगी कि दोनों एंगल्स थीटा 1 पे भी और थीटा 2 पे भी, दोनों पे tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। साथ ही साथ ये देखें, यहां हमने देखा था ना कि जैसे जैसे हम 0 से 90 की तरफ जा रहे थे तो tan की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही थी, यानी बड़े एंगल पे tan बड़ी वैल्यू दे रहा था 0 से 90 के दरमियान, छोटे एंगल पे tan छोटी वैल्यू दे रहा था। देखें 30 पे 0.577 थी तो 60 पे 1.73 होगी। तो जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ गए तो tan की वैल्यू बड़ी होती चली गई। तो बिल्कुल इसी तरह यहां भी देखें, जब थीटा 2 वैल्यू बड़ी है और थीटा 1 वैल्यू छोटी है तो फिर tan जो है वो थीटा 2 पे बड़ी वैल्यू देगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1। समझ आ गई बात की? tan थीटा 2 जो है वो tan थीटा 1 से ग्रेटर है। अब यहां पे ये बी वाली जो स्लोप थी वो थीटा 2 के रिस्पेक्ट से थी, तो इसका मतलब है बी वाली स्लोप बड़ी है। तो यहां पे फिर मैं लिख देता हूं कि स्लोप एट ए इज लेस देन स्लोप एट बी। ठीक हो गया कि बी वाली स्लोप जो है वो ए वाली स्लोप से बड़ी है, तो इसका यह मतलब हुआ कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रही है, सो दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब ये चीज क्लियर हो चुकी होगी आपको। एक ग्राफ और ले लेता हूं और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इन ग्राफ्स के कंपैरिजन की तरफ आता हूं। एक और जरा देखिएगा केस, अब डिफरेंट ग्राफ में ड्रॉ करूंगा, फिर कर्व की फॉर्म में, लेकिन डिफरेंट ग्राफ। और उस केस में फिर हम देखेंगे कि वहां पे स्लोप का क्या बिहेवियर है। देखें जी, वंस अगेन, अब ये ग्राफ मैंने इस तरह का ले लिया। अगेन दो पॉइंट्स ले लेता हूं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है जी? अब इन दोनों पॉइंट्स पे मैं देखता हूं कि क्या बिहेवियर होगा tan थीटा का। तो इस पॉइंट पे भी मैंने एक एंगल ड्रॉ, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, और फिर इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी।
लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें, अब यहाँ पे तो एक्स एक्सिस है नहीं, तो एक्स एक्सिस नहीं है तो इसका एंगल मैं किसके साथ मेजर करूंगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। एक्स एक्सिस नहीं है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन में ड्रॉ कर लूंगा। सो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी रेड कलर में। ठीक है, अब ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा इसके साथ, इतना एंगल, इतना एंगल, इसे मैं नाम दे देता हूँ थीटा का, थीटा 1 का। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो एंगल बन रहा है थीटा 1, ये इस स्लोप का एंगल है। इसी तरह इसका जो एंगल है वो तो क्लियर हमें दिखाई दे ही रहा है, ये है जी थीटा 2। इसे थीटा 2 का नाम दे दिया, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये थीटा 2 है। अब यहाँ आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं, चाहे तो मेजरमेंट करके देख सकते हैं कि ये थीटा 2 एंगल जो है वो थीटा 1 एंगल से बड़ा आएगा। तो जब थीटा 2 एंगल थीटा 1 एंगल से बड़ा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि थीटा 2 एंगल थीटा 1 एंगल से बड़ा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि पॉइंट ए की जो स्लोप है वो पॉइंट बी की स्लोप से बड़ी है। तो स्लोप एट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट बी, इज ग्रेटर देन स्लोप एट बी। तो इसका फिर क्या मतलब हुआ, जब पॉइंट ए की स्लोप बड़ी है तो इसका यह मतलब हुआ कि स्लोप यहां पे डिक्रीज कर रही है। ठीक हो गया, सो दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप, दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप। लें जी, ठीक हो गया। अब आई थिंक कि आपको tan थीटा के रिस्पेक्ट से भी स्लोप अच्छी तरह क्लियर हो चुकी होगी। तो अब मैं आता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरफ पहले इनको कंपेयर करके अब मैं आपको दिखाऊंगा। अब ग्राफ्स ड्रॉ करने आपको नहीं सिखाऊंगा, ड्रॉ करने काफी डिटेल से पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं। अब मैं जस्ट कंपेयर करना सिखाऊंगा, ताकि अगर कोई एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू में डिफरेंट ग्राफ्स ड्रॉ हुए होते हैं और आपसे आइडेंटिफाई करने को कहा जाता है कि बताएं ये किस तरह की मोशन का ग्राफ है, तो ग्राफ को देखते ही आप फौरन से आइडेंटिफाई कर लें। फिर ये नहीं कि उधर बैठ के आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें, नो। अब डायरेक्टली आपको आइडेंटिफिकेशन मैंने सिखानी है, इसीलिए इसीलिए जो है ना, इनका एक कंपैरिजन करके मैंने आपको दिखाया हुआ है। ठीक हो गया, देखें जी, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होगी, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में थी तो उसका ग्राफ इस तरह का ड्रॉ हुआ था। ये वहां पे हम पिछले लेक्चर्स में ड्रॉ करना सीख चुके हैं, वहां पे ड्रॉ करना सिखाया था मैंने काफी डिटेल से कि किस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ होता है। तो अब जस्ट मैं आपको कंपैरिजन करना सिखा रहा हूं और tan थीटा के रिस्पेक्ट से स्लोप फाइंड करना सिखा रहा हूं, tan थीटा के रिस्पेक्ट से मोशन को जज करना सिखा रहा हूं। ठीक है, अच्छा आप जरा देखिएगा, जब भी इस तरह का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ हुआ है, तो पहली तो बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देती है। ठीक है, तो अब अगर कल को इस तरह का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ हुआ आ जाए, तो आपने किस तरह से वेलोसिटी को जज करना है, देखिएगा जरा। सबसे पहले देखें, क्योंकि ये एक टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ है, तो जब टाइम एक्सिस के यानी एक्स एक्सिस के, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी एंगल बन रहा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसी एंगल पे tan अप्लाई करें तो आपको स्लोप मिल जाएगी। अब ये ग्राफ तो एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहे, तो जब जीरो एंगल बना रहे हैं तो tan जीरो तो जीरो होता है ना, तो जब tan जीरो जीरो, तो इसका मतलब है इस ग्राफ की स्लोप क्या हुई, जीरो। यही तो लिखा है मैंने, इस ग्राफ की स्लोप है जीरो, और स्लोप हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी देती है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी जीरो। दूसरी बात, स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट इस केस में, क्यों, क्योंकि एंगल जो कांस्टेंट है, थ्रू आउट सेम एंगल है, फिक्स्ड एंगल है, कांस्टेंट एंगल है। तो जब कांस्टेंट एंगल है तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंटली जीरो रहेगी। ठीक हो गया, नेक्स्ट टाइम, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी और यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, इनका कंपैरिजन देखें। सबसे पहले देखें यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो देखिएगा जरा, हम ड्रॉ कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो जब बात ही होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो इसका मतलब है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा ना, क्योंकि हम ये सीख चुके हैं अभी तक कि जो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है उसकी स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब यहां पे जब कहा जा रहा है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का यह मतलब हुआ कि हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इतनी बात तो क्लियर होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ किस तरह का होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, या स्ट्रेट लाइन जो है वो राइजिंग ग्राफ होगा, या स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ग्राफ होगा, अब ये डिसाइड करना बाकी है। तो देखें कितना आसान है, उसने खुद ही जब कह दिया वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी स्लोप वेलोसिटी देती है।
तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप पॉजिटिव उसी वक्त होती है जब ग्राफ राइजिंग ग्राफ होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमें पता चला कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, पॉजिटिव वेलोसिटी से हमें पता चला कि ग्राफ राइजिंग ग्राफ होगा, सो हमने स्ट्रेट लाइन राइजिंग ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक होगी बात? अच्छा, ये लाजमी नहीं यहीं से स्टार्ट हो, ये जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, ज़ाहिर डिफरेंट मोशंस होती हैं। तो खैर ये बात तो क्लियर होगी कि जब भी यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन और राइजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, अच्छा अब जो है टेन थीटा के रिस्पेक्ट से हमने इसको देखना है, तो टेन थीटा के रिस्पेक्ट से देख लें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और राइजिंग ग्राफ है। तो जब राइजिंग ग्राफ है तो देखें एंगल कैसा बनेगा, ये देखें ये एंगल बन रहा है। अब यहां पे एक्स एक्सिस मौजूद नहीं है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, अब ये एंगल बन रहा है थीटा। अब ये थीटा एंगल 90 से लेस है ना, 0 से 90 के दरमियान है। तो जब 0 से 90 के दरमियान है तो अभी हमने देखा था, वो अपने साइड पे कर चुका हूं बोर्ड, कि 0 से 90 के दरमियान tan हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए स्लोप पॉजिटिव होगी। सो आपके सामने है, स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी बात कि क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एंगल हमेशा फिक्स्ड रहेगा, तो इसलिए स्लोप कांस्टेंट भी रहेगी। ठीक है, और स्लोप हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप हमें वेलोसिटी देती है, सो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी है कांस्टेंट भी है, सो ये लिख दिया पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। आगे समझ बात की? अब जरा देखिए यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी का, सॉरी यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ। तो वंस अगेन जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप हमें वेलोसिटी देती है। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप भी कांस्टेंट स्लोप है। अब सवाल ये है कि वो कांस्टेंट स्लोप किस तरह की होगी, राइजिंग या फॉलिंग या पैरेलल एक्स एक्सिस के? तो जवाब यहां पे छुपा हुआ है, वेलोसिटी नेगेटिव है ना, तो जब वेलोसिटी नेगेटिव है तो इसका मतलब है स्लोप भी नेगेटिव होगी, और हमें पता है कि फॉलिंग ग्राफ जो होता है उसकी स्लोप नेगेटिव होती है, सो इसलिए फॉलिंग ग्राफ आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अब टेन थीटा के रिस्पेक्ट से देखना है तो देख लें, टेन थीटा के रिस्पेक्ट से भी देखें, ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्लियर है आपके सामने कि ये एंगल 90 से 180 के दरमियान बन रहा है, और हमें पता है कि टेन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में यानी 90 से 180 के दरमियान हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है, इसलिए स्लोप भी नेगेटिव होगी। ठीक हो गया, और दूसरा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगी, और क्योंकि स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप हमें वेलोसिटी देती है, सो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ठीक हो गया? अच्छा मजीद आगे देखें, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी, जिसका मतलब होता है यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा अब जरा देखिएगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी का जो ग्राफ है हम पीछे ड्रॉ करना सीख चुके हैं टेबल की फॉर्म में, वो ग्राफ इस तरह का बनता है। अब जरा देखिएगा कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, एक बात सबसे पहले देखें, वेलोसिटी पॉजिटिव है। जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होने का यह मतलब है कि हमारा ग्राफ राइजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, हमारा ग्राफ राइजिंग ग्राफ होगा। सो देख लें आपके सामने राइजिंग ग्राफ ड्रा हो गया, लेकिन राइजिंग ग्राफ किस तरह का होगा? वो राइजिंग ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा या कर्व की फॉर्म में होगा? अब ये डिसाइड करना बाकी है। तो देखें, राइजिंग ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो होता ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, जैसा कि ये हमने देख लिया। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो नहीं है बल्कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, जिसका मतलब है एक्सेलरेशन मौजूद है। अब तो अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमारा राइजिंग ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि कर्व की फॉर्म में होगा। अब कर्व की फॉर्म में भी दो होते हैं, एक ये होता है कर्व की फॉर्म में, एक ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। सॉरी, राइजिंग ग्राफ में कर्व की फॉर्म में ये वाली और ये वाली पॉसिबिलिटी है। अब सवाल ये कि दोनों में से कौन सी वाली पॉसिबिलिटी होगी? तो देखें जरा, उसने क्या कहा हुआ है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी, यानी पॉजिटिव वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग है। तो जब पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी तो उसी वक्त हो सकती है कि जब ग्राफ की स्टीप में इजाफा हो रहा हो वक्त गुजरने के साथ साथ, जब ग्राफ की स्लोप में इजाफा हो रहा हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप हमें वेलोसिटी देती है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है स्लोप इंक्रीजिंग है। जब उसने खुद कह दिया कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप है। तो इंक्रीजिंग स्लोप तो इन दोनों केसेस में से फिर यही वाला केस बनता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। तो ये वाला वो केस है जिसमें स्लोप इंक्रीज कर रही है। किस तरह देख लें, बेशक एक दफा फिर बता देता हूं
एक ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखें आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो एंगल जे बनता है। एक ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो एंगल जे बनता है, ऐसे ये एंगल बनता है। ठीक है, तो अब देख लें, अब ये थीटा टू एंगल बड़ा एंगल है, तो जब थीटा टू एंगल बड़ा एंगल है तो इस पे टेन की वैल्यू भी बड़ी आएगी, टेन थीटा टू की वैल्यू बड़ी आएगी, जिसका मतलब है स्लोप बड़ी आएगी, जिसका मतलब है वेलोसिटी बड़ी आएगी। सो वेलोसिटी के इंक्रीज करने के लिए स्लोप का इंक्रीज करना जरूरी था, इसलिए यही वाली पॉसिबिलिटी थी इस केस में। ठीक हो गया। अच्छा, अब टेन थीटा के रिस्पेक्ट से इसको देख लेते हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि क्योंकि ग्राफ राइजिंग ग्राफ है इसलिए स्लोप पॉजिटिव होगी, और जब स्लोप पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी देती है, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब आगे देखें कि स्लोप किस तरह की है, पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है या कांस्टेंट स्लोप है। तो भाई कांस्टेंट तो नहीं हो सकती, ये तो हमने देख लिया, इधर थीटा की वैल्यू कुछ और है, उधर थीटा की वैल्यू कुछ और है, तो कांस्टेंट स्लोप तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है फिर स्लोप या तो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो देख लिया अभी हमने कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने की वजह से स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप हुई, और जब स्लोप इंक्रीजिंग तो स्लोप वेलोसिटी तो होती है, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। आगे समझ बात की। अब ये वाला केस देख लें, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी। वंस अगेन नेगेटिव वेलोसिटी है तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी स्लोप देती है, और जब नेगेटिव वेलोसिटी है तो फिर स्लोप नेगेटिव स्लोप हुई। ठीक हो गया। और नेगेटिव स्लोप उसी वक्त हो सकती है जब ग्राफ फॉलिंग ग्राफ होगा। सो ये आपके सामने देखें फॉलिंग ग्राफ ड्रॉ कर दिया, लेकिन वो फॉलिंग ग्राफ किस तरह का होगा, सवाल पैदा होता है, वो फॉलिंग ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व की फॉर्म में होगा। तो भाई क्लियर है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है बल्कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन है तो ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, कर्व की फॉर्म में होगा। अब कर्व की फॉर्म में किस तरह का होगा, अब अगला सवाल ये पैदा होता है। तो देखें खुद उसने कह दिया है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब ये नेगेटिव वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब नेगेटिव वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी स्लोप होती है, तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप इंक्रीज कर रही है, तो नेगेटिव स्लोप उसी वक्त इंक्रीज करेगी जब वक्त गुजरने के साथ साथ ग्राफ ज्यादा स्टीप होता चला जाए। देखें शुरू में कम स्टीप था, आगे चल के ज्यादा स्टीप हो गया। ठीक हो गया। सो इसलिए इस तरह का ग्राफ है। अब टेन थीटा के रिस्पेक्ट से देखना है तो स्लोप देखें, स्लोप नेगेटिव क्यों होगी, बिकॉज ग्राफ इज फॉलिंग ग्राफ। ठीक हो गया। तो जब स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, और अगर सॉरी टेन थीटा के रिस्पेक्ट से मैं बताना चाह रहा था आपको, तो टेन थीटा के रिस्पेक्ट से देखना है तो देखें, सपोज करें एक ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं दिस वन, और दूसरा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं। अब यहाँ पे दोनों में ही एक्स एक्सिस नहीं है, तो हम एक्स एक्सिस खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ड्रॉ की, यहाँ पे ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ की, और यहाँ मैंने ये थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और मिक्सअप हो जाएगा नीचे से, यहाँ से ये एक्स एक्सिस ड्रॉ की। अब एक ये वाला एंगल है, थीटा वन का नाम दे दें, एक ये वाला एंगल है थीटा टू का नाम दे दें। अब बिल्कुल क्लियर, आप कैलकुलेशन करके मेजरमेंट करके देख सकते हैं कि थीटा वन एंगल ग्रेटर एंगल है। ठीक है। और थीटा वन एंगल जब ग्रेटर एंगल है तो देखें अब ये 0 से 90 के दरमियान नहीं है, बल्कि 90 से 180 के दरमियान है। तो जब 90 से 180 के दरमियान होता है तो बिहेवियर किस तरह का था, ये मैं आपके सामने एक दफा फिर रख देता हूं। ये देखें, ये जब 90 से 180 के दरमियान था तो थ्रू आउट स्लोप नेगेटिव आ रही थी ना, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, इसी वजह से स्लोप नेगेटिव है। ठीक हो गया। अब सवाल है कि इंक्रीजिंग स्लोप या डिक्रीजिंग स्लोप। तो देखें जैसे जैसे हम 180 से 90 की तरफ बढ़ते हैं, यानी नीचे से ऊपर, तो नेगेटिव स्लोप इंक्रीज होती चली जा रही है। यहां पे देखें टेन की नेगेटिव वैल्यू -0.577, ऊपर आए तो -1.73, और ऊपर आए तो -5.67। मतलब कि 180 से 91 की तरफ जब हम आते हैं, जैसे जैसे एंगल छोटा होता चला जाता है, टेन की नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती चली जाती है। तो यहां भी देखें, जब थीटा वन वैल्यू बड़ी वैल्यू है तो थीटा वन पे टेन टेन की जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो टेन की नेगेटिव वैल्यू छोटी वैल्यू आएगी, जिसकी वजह से थीटा वन पे स्लोप जो है वो कम स्लोप होगी, और थीटा टू पे जो स्लोप है नेगेटिव स्लोप वो ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव स्लोप इंक्रीज करती चली जा रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह के लिखे नेगेटिव स्लोप इज इंक्रीजिंग, और जब नेगेटिव स्लोप इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है नेगेटिव वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग।
ठीक हो गया जी। अब आखिरी कंपैरिजन की तरफ हम आते हैं। वंस अगेन देखिए आपके सामने ड्रॉ हुआ है यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी। वंस अगेन वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी हमें स्लोप हमें वेलोसिटी देती है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब स्लोप पॉजिटिव, सो हमारा ग्राफ राइजिंग ग्राफ होगा। देख ले राइजिंग ग्राफ है, लेकिन साथ ही साथ उसने क्या कहा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी। डिक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का क्या मतलब देखें, ये पॉजिटिव वेलोसिटी जो थी ये पॉजिटिव स्लोप थी, तो डिक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब डिक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप। तो अब डिक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप कैसे हो सकती थी, और फिर यही वाली फॉर्म बन सकती थी। और अगर टेन थीटा के रिस्पेक्ट से देखना है तो देख लें, कंपैरिजन कर लें टेन थीटा के रिस्पेक्ट से भी। ये देखें जरा, इस पॉइंट पे अगर मैं ड्रॉ करता हूं टेंजेंट लाइन तो ये होगी, ये एंगल बनेगा। और अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन में ड्रॉ करता हूं तो देख लें ये एंगल बनेगा। सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन चलें समझने के लिए ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं है तो ये एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर देता हूँ ये। अब ये एंगल दूसरा थीटा 2 का नाम दे दें इसको, पहले वाला जो था वो थीटा 1 था। अब चाहे तो कंपेयर करके देख लें, आप मेजरमेंट करके देख लें कि थीटा 1 एंगल हमेशा बड़ा एंगल होगा थीटा 2 से, और है भी 0 से 90 के दरमियान। तो जब 0 से 90 के दरमियान है तो वंस अगेन हमें पता है कि जब हम 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू बड़ी होती चली जाती है। समझ आ गई? तो अब यहाँ पे देखें थीटा 1 बड़ा एंगल है ना, तो इस पे टेन थीटा की वैल्यू भी बड़ी होगी, यानी यहाँ पे टेन थीटा 1 जो है, टेन थीटा 1 जो है वो टेन थीटा 2 से बड़ा आएगा, और टेन थीटा स्लोप देते हैं, तो इसका मतलब इस पॉइंट की स्लोप ज्यादा है, तो मतलब ये हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ स्लोप डिक्रीज हो रही है, सो ये लिख दिया स्लोप इज डिक्रीजिंग। और जब स्लोप डिक्रीजिंग तो वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग। ठीक है जी। और आखिर में यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी क्या देती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देती है, स्लोप वेलोसिटी देती है। तो जब नेगेटिव वेलोसिटी है तो इसका मतलब है स्लोप नेगेटिव होगी, और स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ हमारा फॉलिंग ग्राफ होगा। ठीक हो गया? और क्योंकि कहा हुआ है डिक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है स्लोप नेगेटिव स्लोप डिक्रीज हो रही होगी। अब यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से आप खुद कंपेयर करके देख लें, इस पॉइंट पे आप टेन थीटा फाइंड करें, इस पॉइंट पे आप टेन थीटा फाइंड करें, तो आपको पता चल जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो है टेन थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, वहां पे टेन थीटा की वैल्यू छोटी होगी। तो जब यहाँ टेन थीटा की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब है यहाँ नेगेटिव स्लोप बड़ी होगी और वहां नेगेटिव स्लोप छोटी होगी, सो दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप। यही वजह लिख दी है कि नेगेटिव स्लोप इज डिक्रीजिंग, सो नेगेटिव वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग। ठीक है जी। तो ये एक कंपैरिजन था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स का। अब हम आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की तरफ। अब ये पहले मैं सारा साफ कर देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, साफ करके मैं पूरा लिखता हूँ और उसके बाद लिखने के बाद फिर मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के बारे में समझाता हूँ। अच्छा आप जरा देखिए, अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की तरफ। सॉरी यहाँ पे भी मैंने लिखा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ही लिखा हुआ है। ये है अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, दीज आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। अच्छा अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब अच्छी तरह से आप सीख चुके हैं कि टेन थीटा के रिस्पेक्ट से भी कैसे स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, और टेन थीटा के रिस्पेक्ट से हम कैसे फाइंड करते हैं कि स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप है या डिक्रीजिंग स्लोप है। इसलिए अब उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अब जल्दी जल्दी मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं, क्योंकि अब उम्मीद है कि काफी हद तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अब आप खुद से भी इमेजिन कर सकते हैं। तो खैर अभी सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ यहाँ पे कि जिस तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप हमें वेलोसिटी देती है, ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है। क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, उन वेरिएबल्स को जब हम डिवाइड करते हैं, वाई एक्सिस वाला वेरिएबल डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस वाला वेरिएबल, तो उनको डिवाइड जब हम करते हैं तो जो भी नया वेरिएबल बनता है स्लोप हमें वो नया वेरिएबल देती है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी बनती थी, इसलिए वहां पे स्लोप हमें वेलोसिटी देती थी। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, इसलिए यहां पे स्लोप हमें एक्सेलरेशन दिया करेगी। एक चीज, और एक और एक्स्ट्रा चीज भी मैं आप लोगों को बता दूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी भी किस्म का जो ग्राफ है, जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ ड्रा किया जाता है ना, उन दोनों वेरिएबल्स की जो प्रोडक्ट होती है
वो एरिया अंडर द ग्राफ देती है। यानी यहां पे इस ग्राफ के अंडर अगर मैं एरिया फाइंड करना चाहता हूं, तो जो भी इस ग्राफ के अंडर एरिया आएगा वो एरिया होगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। और वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट दिया करेगा। समझ आ गई बात की? तो जिन भी दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ होगा, सिर्फ यही नहीं, जिन भी दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ होगा, एरिया अंडर द ग्राफ उन दोनों वेरिएबल्स की प्रोडक्ट हमें दिया करेगा। ठीक है? तो अब यहां पे वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ है, तो यहां एरिया अंडर द ग्राफ हमें देगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, जो कि डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। सो एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। ठीक होगा? ये आपने खुद करना है। अच्छा, अब मैं इसकी तरफ आता हूं। अब मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप कर रहा हूं। ठीक है? देखें, वंस अगेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। और जब एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है ना, तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब स्लोप जीरो होगी। और स्लोप जीरो कब होती है? जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाती है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल में रहेगा अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक हो गया? तो फिर क्लियरली आपके सामने है कि थ्रू आउट एंगल क्योंकि कांस्टेंट है, सो स्लोप कांस्टेंट रहेगी। और क्योंकि एंगल जीरो है इसलिए स्लोप हमेशा जीरो होगी, जीरो कांस्टेंट। ठीक हो गया? और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है, और जब स्लोप जीरो तो फिर यकीनी तौर पे एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ठीक होगा? अच्छा, मजीद आगे देखें अब। यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सबसे पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन देती है। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है स्लोप भी पॉजिटिव होगी। और स्लोप पॉजिटिव कब होती है? जब ग्राफ राइजिंग ग्राफ होता है। सो हमने राइजिंग ग्राफ ड्रॉ कर दिया। लेकिन राइजिंग ग्राफ किस तरह का होगा? स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा? तो देख लें, खुद कह रहे हैं एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है स्लोप यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक्सेलरेशन स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तो इसका मतलब है स्लोप यूनिफॉर्म। और स्लोप कब यूनिफॉर्म होती है? जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। सो राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें ये मिल गया। ठीक हो गया? अब देख लें, जाहिर सी बात है राइजिंग ग्राफ है तो स्लोप पॉजिटिव होगी, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो स्लोप कांस्टेंट होगी। और स्लोप जो होती है वो हमें एक्सेलरेशन देती है। तो जब स्लोप पॉजिटिव स्लोप कांस्टेंट तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है? डिक्रीजिंग की तरफ आए। अब देखें, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होने का मतलब नेगेटिव स्लोप। और स्लोप कब नेगेटिव होती है? जब ग्राफ फॉलिंग ग्राफ होता है। सो इस केस में हमें फॉलिंग ग्राफ मिलेगा। लेकिन फॉलिंग ग्राफ किस तरह का? स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड? तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ना, तो स्ट्रेट लाइन ही तो मिलेगा। सो स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक हो गया? और फॉलिंग ग्राफ है तो वही टेन थीटा के रिस्पेक्ट से आप लोगों ने खुद ही इसको चेक कर लेना है कि स्लोप नेगेटिव, टेन थीटा क्योंकि नेगेटिव आएगा तो लिहाजा स्लोप नेगेटिव आएगी। ठीक है? और स्लोप जब नेगेटिव आएगी तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आएगा। एक बात। और दूसरी बात, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगी, सो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। ठीक है जी? आगे आ जाते हैं इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन की तरफ। अब इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात मैं बताऊं, यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये वही है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी। समझ आ गई? तो ये वही केसेस हैं। अच्छा, अब इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वंस अगेन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सो ग्राफ जो है वो राइजिंग ग्राफ होगा। इतनी चीज क्लियर? क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब पॉजिटिव स्लोप होता है ना, तो फिर राइजिंग ग्राफ होगा। लेकिन सवाल है राइजिंग ग्राफ किस तरह का होगा? स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व्ड होगा? तो देखें, वहां पे तो था एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। अब है एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, तो अब तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, अब तो कर्व होगा। लेकिन कर्व भी किस तरह की? कर्व इस तरह की या कर्व इस तरह की? राइजिंग कर्व दो किस्म की होती है ना, एक ये वाली भी राइजिंग कर्व है, ये भी राइजिंग कर्व है। तो दोनों में से कौन सी होगी? तो देखें, खुद उसने कहा हुआ है एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, तो मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है। और स्लोप इंक्रीजिंग कब होती है? ये भी काफी डिटेल से आप लोग सीख चुके हैं। स्लोप इंक्रीजिंग इसी केस में होती है, उधर तो स्लोप डिक्रीजिंग होती है। ठीक है? तो इंक्रीजिंग स्लोप वाला फिर यही ग्राफ बनता है। सो दिस इज अवर फाइनल ग्राफ। और वही अब टेन थीटा के रिस्पेक्ट से अब सब कुछ इसको जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वाकई जो है टेन थीटा पॉजिटिव होगा इस पूरे केस में। सो इसलिए स्लोप भी पॉजिटिव होगी। स्लोप पॉजिटिव है तब एक्सेलरेशन थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात
कि क्योंकि स्लोप जो है वक्त गुजरने के साथ साथ इंक्रीज करती चली जा रही है, क्योंकि ग्राफ जैसे जैसे आगे जा रहा है स्टीप होता चला जा रहा है। ठीक है, टेन थीटा के रिस्पेक्ट से भी आप देख सकते हैं। तो जब स्टीप हो रहा है, टेन थीटा बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब है स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप होगी, और स्लोप एक्सेलरेशन ही देती है, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब इंक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो देखें नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है नेगेटिव स्लोप है, सो फॉलिंग ग्राफ होगा। अब फॉलिंग ग्राफ किस तरह का होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व्ड होगा? तो देख लें वहां पे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, तो इसलिए फॉलिंग ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन था, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीजिंग है, तो इसलिए फॉलिंग ग्राफ कर्व्ड फॉर्म में होगा। लेकिन कर्व्ड फॉर्म में किस तरह का होगा, दो किस्म के फॉलिंग ग्राफ कर्व्ड फॉर्म में होते हैं, ये भी और ये भी। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है ना, तो जब इंक्रीजिंग है तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी स्टीपनेस में इजाफा होना चाहिए, ये ज्यादा स्टीप होना चाहिए वक्त गुजरने के साथ साथ। तो फिर यही वाला केस बनता है, क्योंकि उसकी तो वक्त गुजरने के साथ साथ देखें स्टीपनेस कम होती चली जा रही है, कम स्टीप होता चला जा रहा है, तो इसी केस में स्टीप जो है वो स्टीपनेस बढ़ती जा रही है। तो यही वाला जो है हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। वैसे भी टेन थीटा के रिस्पेक्ट से भी आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो स्लोप बढ़नी चाहिए, तो टेन थीटा अप्लाई करके देख ले कि स्लोप इसी केस में बढ़ती है। सो दिस इज अवर फाइनल ग्राफ। तो बिल्कुल क्लियर है, स्लोप वाकई में नेगेटिव है, क्योंकि फॉलिंग ग्राफ है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। ठीक है, और दूसरी बात, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो अब नेगेटिव स्लोप की बात करेंगे, तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये स्टीप ज्यादा होता चला जा रहा है, तो इसका मतलब है नेगेटिव स्लोप इंक्रीज होगी। तो जब नेगेटिव स्लोप इंक्रीज होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, और यही तो हमारा केस है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। इसके बाद आखिरी केस की तरफ आते हैं, डिक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वंस अगेन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सो हमारा ग्राफ राइजिंग ग्राफ होगा। लेकिन राइजिंग ग्राफ किस तरह का होगा, स्ट्रेट लाइन या कर्व? तो देखें वंस अगेन एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन बनती है। एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं बल्कि एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, तो जब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो कर्व बनेगी। बट वंस अगेन कर्व किस तरह की, इस तरह की या उस तरह की? तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन तो स्लोप होती है, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करने का मतलब स्लोप डिक्रीज कर रही है, तो स्लोप इसी केस में डिक्रीज करती है, वो तो इंक्रीजिंग स्लोप थी। ठीक है, इसी केस में स्लोप डिक्रीज करती है। सो दिस इज अवर फाइनल ग्राफ। बाकी टेन थीटा वगैरह अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि बाकी स्लोप थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि थ्रू आउट जो है इस पूरे ग्राफ में टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, सो स्लोप पॉजिटिव रहेगी। स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा, क्योंकि स्टीपनेस कम होती चली जा रही है, सो स्लोप इज डिक्रीजिंग, एंड फाइनली एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। ठीक हो गया। और आखिर में डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन, वंस अगेन नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो फॉलिंग ग्राफ होगा, और फॉलिंग ग्राफ किस तरह का होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व्ड होगा? तो देखें ये नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो जब डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब कर्व बनेगी, लेकिन कर्व कौन सी बनेगी, वो वाली बनेगी, ये वाली बनेगी, क्योंकि दोनों में फॉलिंग ग्राफ है और कर्व बन रही है। तो सिंपल सी बात है, डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन स्लोप है, और स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है। तो स्लोप डिक्रीज कब करती है इन दोनों केसेस में से? यही वाला केस है जिसमें स्लोप डिक्रीज कर रही है, क्योंकि यही केस है जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी स्टीपनेस कम होती चली जा रही है, ये कम स्टीप हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यही होगा फिर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ। बाकी अब टेन थीटा अप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं कि स्लोप वाकई थ्रू आउट नेगेटिव रहेगी, क्योंकि थ्रू आउट टेन थीटा की वैल्यू पूरे ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे टेन थीटा नेगेटिव वैल्यू ही देगा। तो जब टेन थीटा नेगेटिव वैल्यू देगा तो स्लोप जो है वो थ्रू आउट नेगेटिव होगी, और जब स्लोप थ्रू आउट नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन भी थ्रू आउट नेगेटिव होगा। और क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है, नेगेटिव स्लोप की बात हो रही है, तो नेगेटिव स्लोप इस केस में हम देख सकते हैं डिक्रीज कर रही है, क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रही है। ठीक हो गया, नेगेटिव स्लोप डिक्रीज कर रही है। ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी यकीनी तौर पे फिर डिक्रीज ही करेगा। ठीक हो गया जी। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टॉपिक। तो ये टॉपिक एंड हो गया। तो क्या नई चीज आज हमने सीखी? मेन चीज जो हमने सीखी वो ये हमने सीखी, हमने टेन थीटा के रिस्पेक्ट से स्लोप फाइंड करनी सीखी। इस पे आपने अपनी ग्रिप मजबूत रखनी है कि टेन थीटा के रिस्पेक्ट से कैसे हम स्लोप की बेस पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिसाइड कर सकते हैं। इंक्रीजिंग वेलोसिटी या डिक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, किस तरह टेन थीटा के रिस्पेक्ट से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्लोप के हमने तीन मेथड सीख लिए। कौन कौन से? स्लोप के इंक्रीजिंग या डिक्रीज होने के, स्लोप के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए फाइंड करने के तीन मेथड हमने सीखे। एक है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का मेथड, दूसरा टेन थीटा के रिस्पेक्ट से मेथड, और तीसरा जो डायरेक्ट देखते ही हमें पता चल जाता है कि स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो क्या है? वो है स्टीपनेस की बेस पे। ये मेन चीज
शॉर्टकट मेथड स्टीपनेस की बेस पे, कि अगर स्टीपनेस बढ़ती जा रही है ग्राफ की, वक्त गुजरने के साथ साथ ग्राफ ज्यादा स्टीप होता चला जा रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि स्लोप इंक्रीज कर रही है। और अगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी स्टीपनेस कम होती चली जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी स्लोप डिक्रीज करती चली जा रही है। ठीक हो गया जी? तो ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं।